सिलिकॉन वैली से शुरू हुई एक कंपनी आज भारत के एक छोटे से गांव से दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखा रही है। जहां कई स्टार्टअप करोड़ों झोंकने के बाद भी टिक नहीं पाते, वहां इस कंपनी ने बिना किसी लोन के या बिना किसी इन्वेस्टर के सीधे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में अब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी ग्लोबल कंपनीज की हेजेमनी खतरे में है। हम बात कर रहे हैं ज़ोहो की, जो इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है हाल ही में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं अपने ऑफिस का काम ज़ोहो राइटर, ज़ोहो शीट और शो से करूंगा। Office suite, it's phenomenal. I am so impressed with the capabilities of Zoho Writer, Zoho Sheets, and Zoho Presentation. This is really good. I think I'll be shifting to Zoho at the earliest. पोस्ट आया तो चर्चा शुरू हुई, चर्चा छिड़ी तो बज़ बना। नतीजा ये हुआ कि ज़ोहो का अराटाई मैसेजिंग ऐप स्टोर के सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में नंबर 1 पर पहुंच गया। सवाल है कि क्या इस बज़ के बूते 8,000 करोड़ की कमाई करने वाली ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को टक्कर दे पाएगी, जो ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनियां हैं। और ये कंपनी ऐसे क्या कर रही है कि अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट भी है। इस वीडियो में हम इस कंपनी की शुरुआत पर बात करेंगे और साथ ही बात होगी इसके फाउंडर की भी, जिनका मानना है कि ज़ोहो अभी पब्लिक नहीं होगी, यानी कि शेयर मार्केट की लिस्ट में नहीं होगी। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे ये कंपनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बिग थिंग बन चुकी है। क्या वाकई आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में यह कंपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। ज़ोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बो। इसे भारत की सबसे प्रॉफिटेबल टेक कंपनीज में से एक माना जाता है। कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू 8,703 करोड़ रुपए से ज्यादा था। ज़ोहो के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के 150 से भी ज्यादा देशों में 7 लाख से भी ज्यादा बिजनेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं और फॉर्च्यून 500 की लगभग 300 कंपनियां जैसे कि एप्पल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स और महिंद्रा भी इसकी क्लाइंट लिस्ट में है। श्रीधर, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, उनका सफर आईआईटी मद्रास से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और बाद में अमेरिका की हाईटेक कंपनीज में काम करने की जगह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और सिलिकॉन वैली से निकलकर कैसे ये कंपनी भारत के एक छोटे से गांव तक आ पहुंची। यही कहानी ज़ोहो को बाकी स्टार्टअप से अलग और ज्यादा इंस्पायरिंग बनाती है। ज़ोहो की कहानी शुरू हुई 1996 में सिलिकॉन वैली से। अमेरिका के कैलिफोर्निया का वो इलाका जिसे दुनिया का टेक्नोलॉजी हब कहा जाता है। यहाँ लोग कुछ नए और कुछ क्रिएटिव करने के लिए अपनी किस्मत को आजमाते हैं। गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उसी जगह श्रीधर ने अपने सीनियर टोनी थॉमस और भाई के साथ मिलकर एक स्टार्टअप लॉन्च किया, जिसका नाम दिया एडवेट नेट INC। ये वो समय था जब इंटरनेट लोगों की जिंदगी बदलने लगा था। साथ ही टेलीकॉम इंडस्ट्री भी अपने सबसे ज्यादा जोर पर थी। बड़े बड़े देशों के बाजार में नए नए मोबाइल्स और इंटरनेट ऑपरेटर्स आ रहे थे, लेकिन जितनी तेजी से नेटवर्क बन रहे थे उतनी ही बड़ी समस्या सामने आ रही थी कि आखिर इन नेटवर्क्स को मैनेज कैसे किया जाए। अलग अलग वेंडर्स के अलग अलग डिवाइसेस थे, हर एक का अपना प्रोटोकॉल और सिस्टम था। सबको इंटीग्रेटेड करना ताकि वो सब एक साथ मिलकर काम कर सके, ये एक सपने जैसा था। इस कंपनी ने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेलीकॉम कंपनियों को ऑफर किया, जो एक गेम चेंजर साबित हुआ। टोनी थॉमस को इस कंपनी का CEO बनाया गया, जबकि श्रीधर खुद प्रोडक्ट मार्केटिंग और कस्टमर से कनेक्ट करने का काम कर रहे थे। उनका बनाया हुआ वेब NMS यानी कि नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के पूरे नेटवर्क को एक सिंगल स्क्रीन से मॉनिटर और कंट्रोल करने की फैसिलिटी देता था। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आपके घर में अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि टीवी सैमसंग का है, फ्रिज LG का है और वॉशिंग मशीन वर्लपूल की है। अब अगर हर चीज के लिए आपको अलग अलग रिमोट पकड़ने पड़े तो सिरदर्द आपका बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपको एक यूनिवर्सल रिमोट दे दिया जाए तो सोचिए कि आपको ये कंट्रोल करना कितना सुकून देगा। यही काम इस कंपनी ने टेलीकॉम कंपनीज के लिए किया।
इसका फायदा ये हुआ कि कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़ी, कॉस्ट कम हुई और बड़ी बड़ी गड़बड़ियों को पहले से ही डिटेक्ट करके फिक्स कर लिया जाता था। इसी वजह से क्लाइंट्स ने इस कंपनी को अपनाना शुरू किया। ताइवान की एक सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने तो अपने पूरे नेशनल नेटवर्क को चलाने के लिए एडवेट नेट का सॉल्यूशन लिया। वहीं मोटोरोला, नोटल, लुसेंट जैसी बड़ी कंपनियां जो खुद नेटवर्क इक्विपमेंट्स बनाती थी, उन तक ने अपने प्रोडक्ट्स के साथ एडवेट नेट का सॉफ्टवेयर देना शुरू किया और सिस्टम इंटीग्रेटर जैसे माइंडट्री और क्रेन सॉफ्टवेयर ने इसे कस्टमाइज करके क्लाइंट तक पहुंचाया। 90s में जब इंटरनेट का दौर था, तब बड़ी बड़ी कंपनियों और इन्वेस्टर्स को लगा था कि अब लोग अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को, जैसे कि उनकी शॉपिंग हो गई, न्यूज़ हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इन सब के लिए इंटरनेट पर डिपेंड करेंगे। इसलिए जिसने भी इंटरनेट कंपनी बनाई उसने अपने नाम में .com लगा लिया। इन्वेस्टर्स ने उन कंपनीज पर पैसा लगाया, पर अफसोस की बात यह हुई कि आज जो हम इंटरनल यूसेज और उसकी इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं ना, तब ऐसा नहीं था। इतने बड़े लेवल पे लोगों ने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया था और रिजल्ट ये रहा कि जल्दी प्रॉफिट नहीं मिलने पर इन्वेस्टर्स ने पैनिक में अपने पैसे निकाल लिए। Pets.com, वेबवैन और eToys जैसी कई बड़ी इंटरनेट कंपनियां 2000 से लेकर 2001 में दिवालिया हो चुकी थी, जिससे इन्वेस्टर्स को करीब $5 ट्रिलियन तक का नुकसान हुआ। इसे .com बबल बर्स्ट कहा जाता है क्योंकि ये एक बुलबुले की तरह था जो बहुत जल्दी फूला भी और उतनी जल्दी फूट गया। एडवेट नेट ने जो टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क मैनेज कराया था, जो सॉफ्टवेयर बेच रही थी, उसके क्लाइंट खत्म होने लगे थे और सेल्स भी गिरने लगी थी। इसके बाद वो वक्त आया जब इस कंपनी के तीनों मालिकों को एक बात समझ में आई। बात ये कि सिर्फ टेलीकॉम क्लाइंट्स पर भरोसा एक खतरे को न्योता दे सकता है, क्योंकि काम स्लो होने या फिर नए प्लेयर्स की एंट्री पर क्लाइंट्स डगमगा सकते हैं, कंपनी को नुकसान हो सकता है। बात समझ आई तो सॉल्यूशन भी दिखा। कंपनी ने सोचा कि क्यों ना ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएं जो हर ऑफिस, हर कंपनी और हर प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी हो। ऐसे टूल्स जो रोजमर्रा में काम को आसान बना सके, मसलन डॉक्यूमेंट्स बनाना, स्प्रेडशीट को मैनेज करना, प्रेजेंटेशंस को तैयार करना, ईमेल भेजना और प्रोजेक्ट को ट्रैक करना। इसी सोच के साथ 2005 में जोहो ब्रांड का जन्म हुआ। उस समय माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही डेस्कटॉप बेस्ड ऑफिस स्यूट यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सुविधा दे रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी, इन्हें हर कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था और अपडेट मैनुअल हुआ करते थे। इवन आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आपको कोई वर्ड फाइल भेजता है तो तब तक वो ओपन नहीं होगी जब तक आपके लैपटॉप या फोन में वर्ड का एप्लीकेशन नहीं होगा। गूगल भी 2000 में वेब बेस्ड टूल्स लेकर आया, लेकिन वो बिजनेस यूजर्स के लिए अभी काफी बेसिक और लिमिटेड था। जोहो ने इस गैप को भांपते हुए एक पूरा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम तैयार किया जो सिर्फ डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि जोहो में अब प्रोफेशनल ईमेल्स के लिए जोहो मेल था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जोहो CRM था, टीम प्रोजेक्ट और टास्क के लिए जोहो प्रोजेक्ट अवेलेबल था, वहीं अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए जोहो बुक था, HR और एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए जोहो पीपल, कस्टमर सपोर्ट के लिए जोहो डेस्क, कम्युनिकेशन और ऑनलाइन मीटिंग के लिए जोहो क्लिक और जोहो मीटिंग और बिजनेस डेटा एनालिसिस के लिए जोहो एनालिटिक्स जैसे कई पावरफुल टूल्स मौजूद थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सभी SaaS यानी SaaS पर बेस्ड थे, जिसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीद कर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि आप उसे इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि ये सिर्फ ब्राउजर्स को खोलने पर आपका काम शुरू कर सकते थे। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन या अकाउंट चाहिए होता था और इसी अप्रोच ने जोहो को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली भी एक मजबूत और भरोसेमंद बिजनेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर बना दिया और आज इसे 7 लाख से भी ज्यादा बिजनेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से टक्कर लेने वाली कंपनी के बारे में अक्सर ही सोचा जाता है कि ये कंपनी भी अमेरिका में होगी और इस कंपनी में काम करने वाले लोग किसी बड़े इंस्टीट्यूट से आते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जोहो ने शुरुआत भले ही यूएस में की हो, लेकिन कंपनी ने जल्दी ही यानी कि 2009 में अपने हेडक्वार्टर को चेन्नई यानी तमिलनाडु में शिफ्ट कर लिया। बड़े शहरों में हाई रेंट वाले ऑफिसेस पे करोड़ों खर्च करने की बजाय इस कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो 4 एकड़ की जमीन खरीदेगी और 2011 तक उस पर उन्होंने ऑफिस भी बना लिया। इतना ही नहीं बल्कि श्रीधर ने बड़े इंस्टीट्यूट्स या मेट्रो सिटीज के टॉप कॉलेजेस से टैलेंट लेने की बजाय छोटे शहरों और गांवों से छुपे हुए हुनर को पहचानने का फैसला किया
उन्होंने ऐसे लोकल इंजीनियर्स और स्टाफ को रिक्रूट किया जिन्हें आम से खास बनाया जा सकता हो, और इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए गए ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के सॉफ्टवेयर बना सके। इससे जोहो को दो बड़े फायदे हुए। सबसे पहला ये हुआ कि लो कॉस्ट ऑपरेशन से कंपनी का खर्च बहुत कम हुआ और आउटपुट ज़्यादा निकला। इससे कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। तो वहीं दूसरी तरफ मॉडल सस्टेनेबल भी था, क्योंकि कंपनी सिर्फ मेट्रो सिटीज नहीं बल्कि पूरे भारत से टैलेंटेड वर्कफोर्स को एक साथ जोड़ रही थी। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो ट्रेनिंग स्कूल और इंस्टीट्यूट है, यहाँ ट्रेनिंग लेने वालों के लिए किसी अच्छे या फिर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड या डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बल्कि 10th या 12th पास करने वाला स्टूडेंट भी इस स्कूल में कोडिंग सीखने के लिए अप्लाई कर सकता है। 2005 में शुरू हुए जोहो स्कूल में एक 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है। लेखक ध्रुव नाथ ने अपनी एक किताब में लिखा है कि श्रीधर को फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा स्किल्स में भरोसा है, इसलिए उन्होंने गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी, जहां स्कूल कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स जोहो में ही काम करने लगे। आज जोहो की वर्कफोर्स का करीब 15% हिस्सा इन्हीं स्कूल से आता है। जोहो के बारे में एक और बात बहुत फेमस है कि जोहो ने आज तक ना तो कोई एक्सटर्नल फंडिंग ली है और ना कभी लोन लिया है। Isn't it interesting? लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? जहां ज्यादातर टेक कंपनीज या स्टार्टअप बाहर से पैसा लेने या वेंचर कैपिटल या फिर लोन लेने के आदी होते हैं, वहां जोहो ने बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के ये ग्रोथ कैसे अचीव की? दरअसल इन्वेस्टर से पैसा लेने के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि उनकी कंट्रोल करने की आदत, शेयर डिल्यूजन और कभी-कभी अनरियलिस्टिक टारगेट्स आपको परेशान करते हैं। जोहो ने इसे अवॉइड किया और सोचा कि क्यों ना बिजनेसेस को ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाए। इसका मतलब ये कि जो भी पैसा कंपनी के प्रोडक्ट से आए वही ग्रोथ और एक्सपेंशन में री इन्वेस्ट हो जाए। जोहो के प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं, मतलब दुनिया भर की कंपनियों को जोहो CRM, मेल, बुक्स ये सभी सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इससे जोहो को एक प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो मिलता है। इसी कैश फ्लो के चलते जोहो को कभी भी एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके अलावा जोहो ने लो कॉस्ट ऑपरेशंस का भी बड़ा फायदा उठाया। चेन्नई और छोटे शहरों में ऑफिसेस चलाकर, रूरल टैलेंट को नौकरी देकर और क्लाउड बेस्ड SaaS डिलीवरी का इस्तेमाल करके खर्च को बहुत कम रखा गया। यानी कि रेवेन्यू ज्यादा, खर्च कम और प्रॉफिट सीधे ग्रोथ में री इन्वेस्ट हो। इस वजह से जोहो एक ऐसी रेयर टेक कंपनी है जो ग्लोबल SaaS मार्केट में एक्सटर्नल फंडिंग के बिना भी बड़े स्केल पर ग्रो कर रही है। जोहो में अब तक इन्वेस्टमेंट सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली से ही हुई है। इनफैक्ट श्रीधर वेम्बो की सिस्टर राधा वेम्बो कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। जोहो आज पूरी तरह से ग्लोबली पावर हाउस बनकर सामने आ रही है, जो कि इंडियन और फॉरेन दोनों तरह के क्लाइंट्स को सर्व करती है। इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि कुछ का नाम तो आप भी जानते हैं, Amazon, IIFL Finance, Zomato, SpiceJet, Max Life, Dell, Toyota। ये सब ऐसे नाम हैं जो आपने एक बड़े पर्दे पर सुने होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस कंपनी ने कभी भी कस्टमर के डेटा को किसी और को नहीं बेचा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी एड्स नहीं दिखाए जाते हैं और यूजर्स को हमेशा से फुल कंट्रोल दिया जाता है। इसके अलावा जोहो ने अपने डेटा सेंटर्स में AI, ML, NLP जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसका फायदा यह हुआ कि यूजर्स को जिया यानी कि AI असिस्टेंट मिला, फास्टर अपलोड और डाउनलोड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो हाई हो गई और रिबस्ट नेटवर्क कनेक्शन भी हुआ। जोहो को फोर्ब्स में भी कई बार हाईलाइट किया जा चुका है। 2023 में तो जोहो ने फोर्ब्स की प्रेस्टीजियस क्लाउड 100 लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। इसके अलावा पिछले दिनों एक बड़ी खबर आई थी कि PwC इंडिया और जोहो ने हाथ मिलाया है। ये पार्टनरशिप खास इसलिए है क्योंकि अब दोनों मिलकर बिजनेसेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़ाने में मदद करेंगे। मतलब कि कंपनियों को अपने कामकाज को और स्मार्ट और फास्ट और कस्टमर फ्रेंडली बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अभी हाल ही में इसके एक मैसेजिंग ऐप को भी पॉपुलर होता हुआ आपने देखा होगा। इस ऐप स्टोर की सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में नंबर 1 की रैंक आई है। सिर्फ 3 दिन में इसके साइनअप्स 3000 से बढ़कर 3 लाख तक पहुंच गए थे। ये ऐप जिस तेजी से लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है ना, उससे तो लगता है कि व्हाट्सएप का एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है, जिसमें पर्सनल और ग्रुप चैट शामिल है, वॉइस और वीडियो कॉल शामिल है। इसके अलावा शेयरिंग, स्टोरीज और चैनल्स जैसी सुविधाएं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि ज़ोहो को काफ़ी तारीफें मिली हैं, लेकिन कुछ यूजर्स को इसके इंटरफेस और यूजेबिलिटी में दिक्कत भी फेस करने को मिल रही है। जैसे एक ने अपना सोशल मीडिया पे एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब ज़ोहो का CRM इस्तेमाल उन्होंने किया तब प्लेटफॉर्म का UI और UX कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा। इसके अलावा ज़ोहो ऑफिस स्यूट के बारे में कहा जाता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट और गूगल वर्कस्पेस के जैसा नहीं है, यानी कि बेसिक फंक्शनैलिटी ठीक है, लेकिन कुछ यूजर्स को वही फेमिलियर एक्सपीरियंस चाहिए होता है जिसके साथ उनकी ट्रेनिंग हुई है, यानी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। रेडिट पर भी कई यूजर्स ने फीडबैक दिया है और कंप्लेंट्स भी शेयर की है। एक एनोनिमस यूजर ने बताया कि उनका डेटा ज़ोहो बुक से डिलीट हो गया क्योंकि उनकी ईमेल 1 महीने के लिए इनएक्टिव थी। लेकिन सबके बावजूद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने ज़ोहो के प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन और सीमलेस वर्किंग की तारीफ की है, और यही वजह है कि इन थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद भी इसे बड़े लेवल पर भारत में इम्प्लीमेंट करने का प्लान हो रहा है। अगर ऐसा हो जाता है ना, तो भारत का पैसा भारत में रह जाएगा, कैपिटल रिटेंशन होगा और IT सेक्टर्स का ग्रोथ डोमेस्टिक इकोनॉमी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होगा। Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी टैलेंट को रोजगार मिल सकेगा, यानी कि कुल मिलाकर ये इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार द्वारा अगर इसे पहले अपनाया जाएगा ना, तो ये उम्मीद ज़्यादा होती है कि आम जनता भी इसे अपनाने में अपना इंटरेस्ट दिखाएगी, और ये भी हो सकता है कि भारत हाइब्रिड मॉडल पे काम कर सके। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ज़ोहो पर एकदम से प्रेशर नहीं पड़ेगा, और दूसरा ये कि जो कुछ चीज़ें जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में अच्छी है उसका इस्तेमाल किया जाता रहेगा। अगर वेब ब्राउज़र की दुनिया की बात करें ना, तो सबसे बड़ी ताकत अमेरिकी कंपनियों के पास है। गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट और मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी अमेरिकी क्रिएशंस हैं और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत में भी लोग इन ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा खतरा होता है प्राइवेसी का, क्योंकि इन ब्राउजर के सर्वर अमेरिका में, मतलब आपका पूरा डेटा पूरी तरह से विदेश में जाता है। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन ने खुद को इंटरनेट और ब्राउजर दोनों मामलों में आत्मनिर्भर बनाया हुआ है। वहां के लोग स्वदेशी ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं। चीन ने अपने नागरिकों की इंटरनेट गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और विदेशी कंपनियों के प्रभाव को कम करने के लिए पूरा लोकल सिस्टम तैयार किया हुआ है। सरकार लगातार ऐसे नियम बनाती रहती है जो प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकने वाले कंटेंट को ब्लॉक कर दे। वहीं अगर रूस और दक्षिण कोरिया की भी बात करें तो यहाँ पर रूस में भी अपना एक ब्राउज़र है और दक्षिण कोरिया में भी। ये ब्राउज़र आमतौर पर गूगल क्रोम जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें अपने देश के नियम और ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। अगर बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो वहाँ पर भी अभी कोई अपना ब्राउज़र नहीं है। वहाँ के लोग ज़्यादातर गूगल क्रोम पर डिपेंड करते हैं, UC ब्राउज़र पर डिपेंड करते हैं या फिर ओपेरा। हालांकि पाकिस्तान में ब्राउज़र 4G नाम का एक ऐप है जो अलग अलग विदेशी ब्राउज़र्स और VPN सुविधाओं को एक जगह इकट्ठा करता है, लेकिन ये पूरी तरह से लोकल ब्राउज़र की तरह काम नहीं करता। ऐसे में अगर भारत के पास भी खुद का ब्राउज़र होगा तो इससे हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम होगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा के पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबरगांव।